तो लास्ट वीडियो में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को ख़त्म किया था। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और इसको अप्लाई करेंगे केमिकल इक्वेशन पर, रिवर्सिबल रिएक्शन पर, और फिर इससे रेट एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। इसे रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये बताता है कि ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड, उसका रेट रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन पर, रिएक्टिंग स्पीशीज़ के एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। एक्टिव मास से मुराद यहाँ पर कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका रेट, उसका स्पीड रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप मॉलिक्यूल्स लेंगे रिएक्टिंग स्पीशीज़ के, उतनी तेज़ी से रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है जी, अब ये जो लॉ है ये बेसिकली ये ड्राइव हुआ है कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है कि जी आप जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा आप मॉलिक्यूल्स लेंगे रिएक्टिंग स्पीशीज़ के कोलिजन, अफेक्टिव कोलिजन के चांस बढ़ जाएंगे। जल्दी जल्दी अफेक्टिव कोलिजन होना शुरू हो जाएगा और अफेक्टिव कोलिजन जितनी जल्दी होगा प्रोडक्ट उतनी तेज़ी से बनेगा। ठीक है जी, तो यही बात है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट, उसकी रफ्तार के रेक्टिंग स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन पर, उनकी तादाद पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टिंग स्पीशीज़ की, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो इस लॉ को अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर। रिवर्सिबल रिएक्शन पर अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर हाइपोथेटिकल इक्वेशन कंसीडर कर लिया कि कोई जी हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो रहा है। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें दो रिएक्टेंट है ए और बी। ठीक है, ए के ए मोल्स बी के बी मोल्स से रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है साथ साथ। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन पर, इस रिवर्सिबल इक्वेशन पर हम ये लॉ अप्लाई करेंगे। सही है, ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन है उसका रेट रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, उन कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हमारे पास ये हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन के मल्टीपल के। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों ही कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये जो कोफिशिएंट होता है इसको हम यहाँ पर पावर बनाते हैं। इसके पीछे का रूल क्या है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट जहाँ पर आ रहा है उसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जी उसको। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का ये कांस्टेंट है। अब इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इसी लॉ का हम अप्लाई करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो जब इसको बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ हो गया तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय इसकी कंसंट्रेशन के। ठीक है जी, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको के बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। के बी से रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि हम इसे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जी ये बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। ओ सॉरी, सो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गया, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम जानते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें इक्विलिब्रियम भी आएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट पर
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे। तो रिएक्शंस को आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, वी नो एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्वेशन हमने बनाया था वो ये था KF इंटू A टू द पावर A B टू द पावर B, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो इक्वेशन हमने बनाया था वो था KB इंटू C टू द पावर C एंड D टू द पावर D। ठीक है जी। अब ये तो वेरिएबल्स होगा और ये दो कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल्स को हम एक तरफ कर देंगे। KF अपनी जगह पर है, ठीक है। ये KB यहाँ मल्टीप्लाई और उसको यहाँ ले आएंगे, और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। इन दोनों को हम यहाँ से इक्वल टू के उस तरफ ले गए हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, दो कांस्टेंट नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम एक नए कांस्टेंट का नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं KC का। ठीक है जी। तो अब ये जो KC है इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेयर KC इज इस KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो कि चेंज नहीं होती। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है। अब अगर ऐसा होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टिंग स्पीशीज़ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी। तो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। सही है, ये चेंज नहीं हो रहा होगा। चलिए इसको देखें। एक रिएक्शन है, ठीक है, सपोज करें इसी रिएक्शन को वापस से देख लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। अब ये रिएक्शन अभी मैंने शुरू किया, ये दो रिएक्टेंट लिया, दोनों को ऐड किया। ठीक है, रिएक्शन शुरू हो गया। अभी रिएक्शन शुरू हुआ तो रिएक्शन शुरू होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बट अब थोड़े टाइम बाद ये होगा कि सपोज़ करें कि 10 मिनट बाद ये हुआ कि इक्विलिब्रियम आ गया। सही है, तो 10 मिनट बाद ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैंने डिवाइड किया। सही है, तो एक नंबर आ रहा। ठीक है जी, एक नंबर आ गया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिवाइड किया, एक नंबर आ गया X। सही है जी। अब 10 मिनट बाद रिएक्शन तो लेकिन फिर भी हो रहा होगा। 15 मिनट हो गया। 15 मिनट बाद दोबारा से मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एनालाइज करने के बाद डिवाइड किया, रेशो लिया, वापस से आंसर आ रहा है X। तो जी कांस्टेंट हो गया ना ये। अब ये चेंज नहीं हो रहा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो चेंज नहीं हो रहा। सही है, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम स्टेट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस यही बता रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। सही है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे।
डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे पेपर में इससे रिलेटेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। ठीक है, पहले तो डेरिवेशन ही हो जाएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को आपको इसकी स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। दैन उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन को एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन में आप अप्लाई करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसके न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा, तो न्यूमेरिकल्स का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपसे केसी पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा होगा, सही है ना। तो आपको कंसंट्रेशन दे दी जाएंगी, इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ये आपको दे दिया जाएगा और आपसे केसी पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल होगा, सही है ना। बस सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका जो केसी की यूनिट फिक्स नहीं है, उसकी यूनिट डिफरेंट होती है डिफरेंट इक्वेशन में, सही। कभी कभार उसमें कोई यूनिट भी नहीं आता तो यूनिट ड्राइव करना पड़ता है, तो बहुत सिंपल होता है, वो भी देख लेते हैं। की तरफ आते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है जी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, केसी होगा। ठीक है, केसी मालूम करने के लिए बोला गया है कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन, सबकी कंसंट्रेशन दी गई है। ठीक है, ये डाटा आपको नज़र आ रहा होगा। केसी मालूम करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस कर लिया, अब केसी का एक्सप्रेशन बनाएंगे। केसी क्या होता है जी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, प्रोडक्ट ये है हमारे पास, इसी कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, कोफिशिएंट है, उसको पावर बनाएंगे। अब यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, कोफिशिएंट बन गया पावर। फिर ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे और इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यह सिरा। अब सबकी कंसंट्रेशन पुट करेंगे। ठीक है जी, पावर है, पावर अपनी जगह पर रहेगा, कंसंट्रेशन पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया केसी का। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हमें ड्राइव करना पड़ेगा, रफ वर्क में इसको ड्राइव कीजिए। तो इसको केसी का एक्सप्रेशन से ड्राइव करेंगे, रफ वर्क में लेकिन करेंगे। अब यहाँ देखें, NO2 की कंसंट्रेशन है ना जी, यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर dm³। अब इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइड हो रहा है जी ये कंसंट्रेशन से। NO की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर dm³। अब इसका भी ये स्क्वायर। ठीक है जी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर dm³। ठीक है जी, अब ये ऊपर नीचे सेम चीज़ें कैंसिल हो गई। मोल पर dm³ का स्क्वायर था, नीचे भी मोल पर dm³ स्क्वायर था, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे बचा मोल पर dm³, ऊपर बचा 1। ठीक है जी, ऊपर बचा 1, नीचे बचा मोल पर dm³। ठीक है जी, अब ये dm³ चला जाएगा ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा dm³ पर मोल। ऐसे समझ में आता है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे समझ नहीं आता, ये देख लें। अब यहाँ क्या हो रहा है, 1 डिवाइड हो रहा है मोल पर dm³ से, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे तो जो फ्रैक्शन है ये इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, dm³ ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा। अब dm³ देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा dm³ पर मोल। तो यूनिट क्या हो गई, dm³ पर मोल। इस तरह से केसी के न्यूमेरिकल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसके न्यूमेरिकल का आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल इसके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।